करें, जो अगर सरकार की खामियों की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सत्ता पक्ष है उससे सवाल उठना चाहिए और उठना लाजमी भी है। और विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, विश्वविद्यालय के अंदर अगर आप लाइब्रेरी के अंदर जाएंगी तो जो यहाँ शोधार्थी है दिन रात मेहनत कर रहे हैं क्योंकि कॉलेज का जो एग्जाम है वो आ रहा है। लेकिन जब कॉलेज कैडर की बात करते हैं तो यहाँ बहुत सारे आप इनके पास भी जाएंगे तो ये भी आपको खुल के बताएंगे कि पहले क्या था, कि पहले ये था कि हम जो हमारी सरकार थी उसने जो HPPSC है उसने ये नोटिफिकेशन जारी की थी कि हम जो 75% है उसको जो आपका रिटर्न एग्जाम है उसको वेटेज देंगे और 35% जो है वो हम इंटरव्यू को वेटेज देंगे। अभी हम करें तो आपकी जो फिर से एक से है और उनको उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि जो कॉलेज कैडर की जो भर्ती है वो जो के आधार पर होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं वो क्यों किया जा रहा है क्योंकि हम तो यहाँ कि जो पॉलिटिकल अप्रोच है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा जो लोग हैं वो इस कॉलेज कैडर को जाने के लिए उमादा है, क्योंकि उनको पता है कि जितनी जल्दी ये कॉलेज कैडर होगा उतनी जल्दी उनके लोगों को वहाँ पे मौका मिलेगा और उनके ही लोग जो है वो चुन के उस कॉलेज कैडर के अंदर जाएंगे, जो कि इस विश्वविद्यालय के अंदर भी हमने देखा है। अगर विश्वविद्यालय की बात करें तो जो लोग PhD के अंदर जिनका ना नेट है ना JRF है, सिर्फ और सिर्फ एक सुपर न्यूमरी सीट के नाम से उनको जो PhD के अंदर यहाँ दाखिला दिया गया है, जो कि सरासर गलत है। अगर हम विश्वविद्यालय के अंदर अगर रोजगार की बात करें, जो विश्वविद्यालय के अंदर जो प्रोफेसर भर्तियां हुई हैं 270 पदों के लिए यहाँ पे भर्तियां हुई हैं, लेकिन उसमें किन लोगों को भरा गया है? हमारे जो हम की बात करें SFI करें तो हमने 26,000 रुपए इकट्ठा हुए इकट्ठा हुए 13,000 पन्नों की एक RTI लगाई और उसमें हमने ये पाया कि जो विश्वविद्यालय के अंदर जो प्रोफेसर रिक्रूटमेंट हुई है उसमें लगभग 70 से 80% जो प्रोफेसर हैं वो इनएलिजिबल हैं। उनका कईयों का रिसर्च वर्क पूरा नहीं है, कईयों का क्या है जो उनका टाइम पीरियड जो एक प्रोफेसर के लिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एक एसोसिएट प्रोफेसर के लिए होना चाहिए वो पूरा नहीं है। और उसका खामियाबा हमें कहाँ भुगतना पड़ रहा है? उसका खामियाबा हमें भुगतना पड़ रहा है कि जो NAC के द्वारा हमें जो रैंकिंग दी गई है उसमें हमें पहले जो हमारे क्रेडिट थे वो 3.21 थे, लेकिन अभी अगर बात करें जो वो क्रेडिट कम हुए हैं और वो क्रेडिट कम हो गए 3.7 पर पहुंच गए हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस विश्वविद्यालय के अंदर ऐसे ऐसे लोगों को भरा जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अप्रोच के चलते यहाँ पे लाए जा रहे हैं। अगर इस तरह से ही पॉलिटिकल अप्रोच के चलते अगर लोगों को यहाँ पे भरा जाएगा तो जो मेरे साथी लाइब्रेरी के अंदर बैठे हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ जो है वो ये अन्याय होगा। और जो रोजगार की बात है, जब 1985 के अंदर यहाँ पे जब अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 लाख मीटर्स लगे थे, जिसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की बात करें तो 45,000 के लगभग जो वहाँ के स्टाफ था। लेकिन अब जब 6.5 लाख जो मीटर हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर लगे हैं, अगर आप बात तो सिर्फ 13,000 जो लोग हैं वहाँ के अंदर काम कर रहे हैं। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा ये है कि वो लोग पढ़ाई तो करवा रहे हैं, पढ़ाई तो दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे जो बेरोजगार है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर तैयार हो रहे हैं। और दो साथी यहाँ से NEP की भी बात कर रहे थे, हम खुले तौर पर हम अपने संगठन की बात करें तो NEP का विरोध करते हैं, क्योंकि हम उस पॉलिसी को कतई मानने के लिए तैयार नहीं है जो पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 के द्वारा तय की गई है। वो पॉलिसी जो तय की जानी थी, वो पॉलिसी तय की जानी थी शिक्षाविदों के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वहाँ जब वो पॉलिसी तैयार हो रही थी, इस विश्वविद्यालय से पूछा चाहिए था कि उस पॉलिसी को जो इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इस चीज़ से हम डिनाई नहीं करते हैं कि जो एजुकेशन के अंदर हमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन वो रिफॉर्म्स अगर 6 से 7 लोग तय करेंगे वो कतई जो है वो उचित नहीं है। ये जो वोकेशनल स्टडीज की बात कर रहे थे, अच्छी बात है, वोकेशनल स्टडीज होनी चाहिए, लेकिन क्या हम मजदूर के बेटे को मजदूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? एक मिस्त्री का बेटा है, उसके बेटे को भी मिस्त्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक अगर कोई जूते बनाने का काम कर रहा है उसके बेटे को भी क्या हम जूते ही बनाने का काम करवाएंगे? इस तरह से अगर हम बात करें जो हमारे भारत के अंदर अभियान का जो चला था, उसमें हमारी जो बीजेपी सरकार है उसने बड़े जोरों शोरों से कहा था कि हम पूरे भारत साक्षर करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें, अगर NEP की बात करें तो वहाँ जो आंगनबाड़ी है वो खत्म कर दिया गया। फिर आपके पास कंक्लूड करना सर, दोबारा आपके पास आएंगे, दोबारा बात करेंगे। अच्छी बात है, अब कुछ कॉलेज और निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो भेदभाव किया जा रहा है या भेदभाव हो रहा है उसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई। आपके और साथी भी सब हमारे नेता बोल लेंगे तो हमको क्या बोलने जाएगी साथी। मैं जानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने राज रिवाज कायम होगा। प्रियंका गांधी कह रहे हैं लगता है कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, तो दुविधा में है अभी आप? लगता है पहले तो सारा समय का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी बड़ी कवरेजिंग हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को दी।
हिमाचल प्रदेश में 73 उस विचारधारा को मानने वाला पार्टी का हम लोग छात्र संगठनों की तरह नहीं है जो खुद को कहता है कि हम उसका पार्ट नहीं है। बीजेपी का है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की सरकार 45 से 50 सीटों के साथ बन रही है, लेकिन हम युवा हैं। एनएसयू ने सदैव छात्र हितों की बात करी और छात्र हितों के लिए सदैव लड़ते आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आप बैठे हैं आज भारत देश में, अगर सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में हुए तो इसी विश्वविद्यालय में हुए। आप देखिए, मैंने कहा कि विश्वविद्यालय में 80% लोग फर्जी लोगों को भरा गया। बिल्कुल मैं इनकी बातों से सहमत हूं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ऐसा कुलपति बिठाया गया था जो अभी सांसद बन गया है। आप देखिए, जो इनकी आइडियोलॉजी में, इनके विचार में जो भ्रष्टाचार करेगा उसको सीधा ही सांसद बना जाएगा, मैनिफेस्टो का चेयरमैन बना दिया जाएगा। और ताज्जुब की बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो संसद ने एडमिशन करवाई है जिसके पास किसी भी तरह की यूजीसी की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जब ऐसे फर्जी, जबकि उनकी तो जब वो वाइस चांसलर बने, आज सुप्रीम पे याचिका दायर हो चुकी है कि इनकी जो वाइस चांसलर बनने की प्रक्रिया थी वही देखिए कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जब बने आउटसोर्स के माध्यम से अपने परिवार के लोगों को, अपने भाई भतीजावाद के लोग आउटसोर्स के जरिए 3 लोगों को यहाँ पर भर दिया। जो ये आम विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ रहा है, आम गरीब परिवार से पढ़, यहाँ पर इनको कहाँ है। मेरे छात्र संगठन एबीवीपी ने परसों डिबेट में कहा कि हमें रोजगार की जरूरत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं यार तमाम जितने भी युवा साथी कि आपको रोजगार की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश में पिछली बीजेपी में मात्र 6,500 से 7,500 सरकारी रोजगार मिला है। आप देखिए, आज आप ये बात करते हैं कि हम 8 लाख रोजगार, कांग्रेस सरकार ने 5 लाख रोजगार देंगे। तो मैं इसको आपको बता देना चाहूँ, एक उदाहरण देना चाहूंगा छोटा। पूर्व की स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह सरकार में 1 लाख आधिकारिक सरकार नौकरी गई थी। प्रोफेसर साहब ने कहा यहाँ पर कि 2 लाख रोजगार आप देंगे कि दे 5। जानना चाहता हूँ, यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठे हुए हैं, एनएसयूआई की राजनीति कर रहे हैं। इस कैंपस के जो छात्र हैं, यहाँ के छात्रों का क्या रोल रहेगा इस सरकार को बनाने? बिल्कुल, आपके हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वो विश्वविद्यालय जहाँ से बहुत बड़े अकेडमिशियंस निकले, यहाँ से निकले हैं। आज इस विश्वविद्यालय लाइब्रेरीज में हजारों की संख्या में छात्र पढ़ रहा है, लेकिन रोजगार नहीं है। इनकी उम्मीद है सरकार को बदलना है और कांग्रेस सरकार को यहाँ पर लाना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ दिन यहाँ पर नैक की टीम आई हुई थी और मुझे बहुत ताज्जुब होता है, बहुत दुख होता है। एजुकेशन पॉलिसी की आप बात करें सर, आप एक डिपार्टमेंट देख रहे हो ना ऊपर, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज चलाए जाएंगे। 2010 से कोर्सेज चले। नैक की टीम यहाँ पर आती है और मात्र उन चुनिंदा डिपार्टमेंटों में विजिट करवाती है जहाँ पर इनके विचारधारा के लोग बिठाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय 35 से 37 डिपार्टमेंट है। आज आपकी हमने अपना जो ए ग्रेड है उसको कायम रखा है। शर्म आनी चाहिए इस प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कि आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का जो रैंक है 14 पॉइंट घटकर नीचे आया। उसका कारण जहां पर रिसर्च सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रिसर्च की बात की जा रही है, रिसर्च की गुणवत्ता को खत्म किया गया है। यहाँ पर किसी तरह की कोई रिसर्च के लिए साथी कह रहे हमने 3,000 रुपए किसी को नहीं मिला है। हिमाचल प्रदेश में जो एक मैं प्रोफेसर है यहाँ पे डीन है, कहते हैं उन्होंने अपने बेटी वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी को। आपसे हम बात करेंगे, हमारे छात्र भी दोबारा प्लीज। मैं मृगांक प्रभाकर जी हमारे साथ हैं और मैं चाहूंगा कि कई छात्र हमारे इंतजार कर रहे हैं, छात्राएं भी इंतजार कर रही हैं, इनके भी कुछ विचार लिए जाए और ये जाए कि क्या रोल रहेगा इनका आगे चुनाव में। हालांकि इस विश्वविद्यालय का एक इतिहास भी है। यहाँ के प्रोफेसर ने भी राजनीति में जाने के लिए सोचा, लेकिन गए, चुनाव नहीं जीत पाए। अब शायद उसके बाद बैन कर दिया गया कि यहाँ का
हैं, उन्हें छात्रा हैं, उन्हें साइकिल दी जाएगी और स्कूटी दी जाएगी। बीजेपी अभी तक दावा कर रही थी कि फ्रीबीज के लिए, तो आपको नहीं लगता कि चुनाव में ये भी फ्रीबीज की राजनीति में उतर है? देखिए, मेरा मानना ये है कि आप फ्रीबीज अच्छी बात है कि आप लड़कियों के लिए स्कूटी और साइकिल की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जब यहाँ पर आए तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे ऑटो रिक्शा चलने की जगह नहीं है जी लोगों की पैदल चलने के लिए जगह नहीं है। जी। हम लोग साइकिल और स्कूटी की बात कर रहे हैं। जी। हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन, कुछ एक एरियाज हमारी जियोग्राफी अलाउ करती है हमें कि हम लोग बहुत अच्छे से ये काम कर सकते हैं, लेकिन साइकिल और स्कूटी कितनी सक्सेसफुल होगी? अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना हो पाए तो फिर तो पता ही है आपको कि वो तो नेताजी बोल के चले गए हैं। अच्छा, नेताजी कहे, नेताजी ये कह के कहे, नेताजी वो कह के गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताइए, चुनाव में छात्रों के लिए बेरोजगारी क्या बड़ा मुद्दा है क्या? नहीं, छात्रों के लिए कोई ऐसा बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो कहती है कि हम जो है 5 लाख देंगे और 65,000 जो भर्तियां हैं वो करेंगे, तो क्या मुद्दा बेरोजगारी काम में? कांग्रेस ने तो 70 साल से यहाँ पे रह रही है, इन्होंने अपने 70 सालों से 50,000 नौकरियां नहीं दी। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ कि पहली कैबिनेट में 5 लाख नौकरियां कहाँ से देंगे? और जो मेरे भी साथी भाई की यहाँ पे सारा जो फर्जीवाड़ा हुआ है, फर्जी एडमिशन हुई है, मैं तो इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इनकी खुद एडमिशन जो है फर्जी हुई है, 35 नंबर में हुई है। वो तो व्यक्तिगत है, वो पूछेंगे। भाई साहब आप बताइए, कांग्रेस ने दावा किया 5 लाख नौकरियां देंगे, क्या बीजेपी ने भी तो दावा किया इस बात का कि वो 8 लाख नौकरियां देंगी? मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी बातें पूरे होने वाले हैं। बेरोजगारी ऐसी की ऐसे ही रहेगी। जी, बेरोजगारी ऐसी ही रहेगी। इस चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा है? बिल्कुल है, मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। और बेरोजगारी मुद्दा है। अच्छा, ये बताइए, और आप लोगों से पूछता हूँ कि इसके अलावा और भी कोई मुद्दा है बेरोजगारी के अलावा? अदर ओल्ड पेंशन स्कीम वाला मुद्दा है या? जी हाँ जी, है, ओल्ड पेंशन वाला मुद्दा है, ये तो होना चाहिए ये तो। और सबसे बड़ा मुद्दा ये रोजगार का है, क्योंकि युवाओं के पास सबसे पहले एक रोजगार था जो आर्मी थी। बीजेपी सरकार ने आर्मी को खत्म करके एक अग्निवीर स्कीम जो 4 साल के लिए लाई है। रमेश जी, आपने देखा यहाँ पर छात्रों का साफ तौर पे कहना ये है कि बेरोजगारी इस चुनाव के अंदर एक सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने, आर्मी के लोग यहाँ से बहुत ज्यादा हैं, सुंदरनगर पूरा एरिया लेके पूरे हिमाचल के अंदर इसे वीर भूमि भी कहा जाता है, और 3-4 लोग यहाँ से जो है परमवीर चक्र विजेता भी हैं। उनका कहना ये है कि जो आर्मी में भर्ती हो रही थी, वो जो ट्रेडिशनल युद्ध से खत्म करके अग्निवीर स्कीम लागू होती, उसका लाभ साफ तौर पे जो है छात्रों को नहीं मिल पा रहा। जी, तो यहाँ पे हमारे और साथी भी, मैं चाहता हूँ कि कॉलेज की अभी तक क्या यूनिवर्सिटी की क्या भूमिका रही है पिछले चुनाव में, इस बार उनकी क्या भूमिका रहने वाली है, युवाओं की क्या भूमिका रहने वाली है, और वो क्या आगे रणनीति तैयार कर रहे हैं? जी। मैं आपसे, आप कुछ बोलना चाहते? जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी, बताइए आप बताइए। हाँ, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि भी किस तरीके का मूड है, और आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में खड़े। जी। मैं एक बतौर यहाँ पे एक फैकल्टी मेंबर हूँ। जी प्लीज। आप देखते होंगे कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय किसी जमाने में एक जनतांत्रिक मूल्यों के लिए जाना जाता था, और हमारा जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में बार बार ये रिपोर्टिंग की जा रही है कि हमारे कितने लोग हैं जो हमारी राजनीति में हैं और जो छात्र राजनीति से निकले हैं। लेकिन आप देखते हैं कि पिछले 10 सालों से यहाँ पे छात्र राजनीति को बैन कर दिए गए हैं। इससे क्या, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैंने ये सवाल 1-2 दिन पहले भी पूछा था कि यहाँ पे छात्र जो संघ के जो चुनाव होते थे वो 2013 में बंद कर दिए गए। कांग्रेस का, बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने बंद किए, लेकिन बीजेपी ने ये कहा कि हम अपने मैनिफेस्टो में इसको बात को लाएंगे, लेकिन उन्होंने 5 साल में लागू नहीं किया। संविधान में एक चीज बड़ी क्लियर है कि व्हाट इज स्टेट को जो है हमारे जो आर्टिकल 12 में डिक्लेयर किया गया कि स्टेट का मतलब क्या होगा। तो जो सत्ता में होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी, वो चाहे भाजपा होगी चाहे कांग्रेस होगी। नंबर 2 पे सवाल होता है कि इससे हमारे बच्चों का, हमारे यूथ का जो एक पॉलिटिकल कॉन्शियस लेवल जो है अपग्रेड होता। अगर आप अभी देखेंगे, हम माइक घुमाएंगे, बहुत सारे बच्चे हमारे ब्रिलियंट होंगे, वो JRF क्वालिफाइड होंगे, लेकिन अब राजनीति के ऊपर उनका एक विचार जानने की कोशिश करेंगे, वो शर्क करेंगे, वो क्योंकि उनको ऐसा टेरराइज करके रखा हुआ है। तो आप एक तरफ आप लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाने की बात करें, लेकिन एक बात मुझे बताइए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पॉलिटिकल कॉन्शियस लेवल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है कि छात्र संघ के चुनाव को या उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इंडल्ज किया जाए। सरकार ने भी तो कुछ सोचा होगा 2013 में कि छात्र अगर राजनीति में उतर आए तो पढ़ाई कौन करेगा, फिर अच्छी जो पौध तैयार हो रही है वो कहाँ से तैयार होगी? नहीं तो फिर आपने एल्यूमिनाई एसोसिएशंस की मीटिंग्स में ये क्यों बताते हैं कि हमारे भारत के जो है सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के जो नेता है वो हमारे छात्र राजनीति से निकले हैं? एक तरफ आप अपने सिस्टम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बच्चों को जो है उनके जनतांत्रिक मूल्यों से बाहर रख रहे हैं। नंबर 2, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे कल को हमारे भविष्य हैं,
और हमारा जो रोजगार की नीति है वो इसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। आपने सभी पैनलिस्ट से ये बात की, हमारे जो है अभी रजिस्टर्ड रोजगार कार्यालय हैं उसमें 8,75,000 की फौज है जो डिक्लेयर्ड और पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, लेकिन अनौपचारिक तरीके से ये लिस्ट जो है मोर देन 15 लाख है। आपके यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, कई राज्यों में तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बंद ही कर दिए गए। नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो लोग हैं उससे हमें सेटिस्फाई होना चाहिए। जवाबदेही सरकार को देखनी है, उसको निश्चित करना है। दूसरी बात, मैं आता हूँ और लोगों से बात, सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए इन चीजों के ऊपर। जी बिल्कुल होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जब आप 5 साल का लोकतंत्र के अंदर अपना मत रखते हैं कि हमें वोट दे, तो हमारी जो जवाबदेही है वो 5 साल के अंदर होनी भी चाहिए। सवाल तो सरकार से ही करेंगे और किसी से नहीं करेंगे, सवाल तो सरकार से ही होगा। जी हाँ, सरकार बनी है तो सरकार से ही होगा। बिल्कुल। तो ये इस चुनाव में यहाँ की यूनिवर्सिटी या छात्रों की क्या भूमिका रहने वाली, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टी, मैंने कल भी देखा, परसों भी, सब यहाँ चक्कर लगा रहे हैं। जी हाँ, सब यहीं पर चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स बहुत अवेयर है, यहाँ के बच्चे भी पॉलिटिक्स को लेकर बहुत अवेयर हैं। पर फिर भी अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश लेकिन उनकी पॉलिटिकल भागीदारी नहीं हो रही है, यही बात उन्होंने कही अभी कि शायद छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे, पॉलिटिकल कॉन्शियस लेवल नहीं बढ़ रहा। बढ़ तो रहे हैं लेकिन पॉलिटिकल कॉन्शियस नहीं बढ़ रहा, डायरेक्ट भर्ती नहीं हो रही शायद। जी हाँ, ये भी शायद पार्टियों के अलग अलग जो पार्टियां बनी हैं उन्हीं की चीजों में है कि हमारा माइंड सेट हम किस पार्टी को लेकर चल रहे हैं, और उसी में ही शायद बच्चे भी थोड़े बहुत बंटे हुए हैं। तो हमें इससे थोड़ा ऊपर उठकर अपने लिए सोचना पड़ेगा। जी, अब इससे ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। मैं और लोगों से बात करता हूँ। ये बताइए कि इस चुनाव में और क्या छात्रों के लिए क्या रहता है? आप लोगों ने तो मैंने कहा जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने दिया, कांग्रेस ने दिया, आप लोगों का उसमें कोई भागीदारी नहीं दिखाई देती, कोई भी कमिटमेंट नहीं किया गया पार्टियों से। देखिए, मैं एक सभी से एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे विशाल सकलानी जी ने स्पोर्ट्स की बात करी, अजय ठाकुर जी यहाँ से निकले। अगर आप यूनिवर्सिटी के ग्राउंड को देखिए, 400 मीटर का ट्रैक नहीं एथलेटिक्स का, क्या डेवलपमेंट हुई है? 50 साल इस यूनिवर्सिटी को बने हो गए, 1970 में एक सिंगल स्टेट, एक सिंगल यूनिवर्सिटी, क्या डेवलपमेंट हुई है? क्या डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, सवाल जो इन्होंने कहा ये बिल्कुल जायज़ सा सवाल है, और विद्यार्थी परिषद आयाम हमारा जो निरंतर हम लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते आए हैं, चाहे आप हमारे मेमोरेंडम के माध्यम से देखेंगे कि जो हमारी ये ग्राउंड की 50 साल में नहीं पूरे हुए, कब होने हैं? वही बात है ना, आप सॉरी आप ये सरकार एक यूनिवर्सिटी 50 साल कम नहीं होते सर। आप यूनिवर्सिटी का ग्राउंड देख लीजिए, हमें पीयू जाना पड़ता है, सभी को पीयू जाना पड़ता है, यहाँ कुछ नहीं है। देखिए, वही बात है जो सकलानी जी ने कहा कि यहाँ पर आपके पास टैलेंट बहुत ज्यादा है। एक बात बताइए, जो इन्होंने सवाल उठाए बहुत जायज उठाया। आप मुझे एक बात बताइए कि ये 5 साल से सरकार थी, आप तो उसका धड़ है, एबीपी उसका धड़ है, अब 5 साल से सरकार थी, तो ये बातें तो आप भी पहुंचा सकते थे, हो सकता है मैनिफेस्टो में दाखिल कर लिया। हिमाचल इतना बड़ा स्टेट नहीं है। 50 साल से कम से कम बिल्कुल सर, ये कहीं ना कहीं आज के समय में अगर विद्यार्थी इतनी दूरी पहाड़ी क्षेत्रों से यहाँ पर आ रहे हैं तो उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण का पूरा अधिकार है, और कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ इस चीज के लिए कि आज की सरकार और जो पूर्व में रही सरकार ये कहीं ना कहीं सोई हुई थी, जिस कारणवश यहाँ पर आज भी ये प्रश्न उठ रहे हैं। तो कहीं मैनिफेस्टो में तो फिर भी इस बार भी सरकार ने दाखिल नहीं किया कि छात्रों के लिए कुछ स्पेशल होता। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, अगर आप समझ, इस बार भी मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं दाखिल किया गया है जो कि छात्रों को डायरेक्ट जो है बेनिफिट, केवल जो छात्राएं हैं उनके लिए एक फ्रीबीज टाइप में दिया गया है। देखिए सर, मैनिफेस्टो ये सिर्फ चुनावी दौर के लिए ही होते हैं। चुनावी दौर के, मैं यही बात कहना चाह रहा था कि चुनावी दौर का ये मैनिफेस्टो है। सर यहाँ पे सारे बात करते हैं, हमने एक नई स्टेट यूनिवर्सिटी बना दी, यहाँ पे डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट नहीं है सर, सूडो डेवलपमेंट है। मंडी विधानसभा क्षेत्र है हमारे सीएम जी का, मंडी को ही क्यों पूछा जाता है? रीजनलिज्म की राजनीति हो रही है सर यहाँ पे। सूडो डेवलपमेंट हो रहा है, सूडो डेवलपमेंट हो रहा है। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। सूडो डेवलपमेंट हो रहा है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। ये जो सवाल आप कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव का, हम भी 2017 के अंदर कॉलेज के अंदर थे, छात्र राजनीति के अंदर, उस समय पहले मेरी बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा सूडो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है प्रदेश के अंदर। ये सच्चाई है। आप चंबा को नहीं जानते, आप किन्नौर को नहीं जानते, आप लाहौल स्पीति को नहीं जानते। दूसरा, आपको हिमाचल की जानकारी नहीं है राजनीति? नहीं, बिल्कुल है। सरकार को नहीं है। सरकार को मैं उन्हीं वही कह रहा हूँ, सरकार को राजनीति को नहीं है। लेकिन इसके साथ मेरा सवाल ये भी है कि 2017 के अंदर जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर थे, तो उस समय के अंदर जो जयराम की सरकार जो बनी, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हम लोग छात्र संघ चुनाव बहाल करेंगे। लेकिन 2022 तक हो गया, वो जो उसका संगठन भी है उसने भी ये डिमांड नहीं उठाई, और जो उसकी सरकार भी है 5 साल तक, उसने भी इस चीज को लेकर नहीं बोला कि हम लोग क्या है छात्र संघ चुनाव बहाल। रमेश जी, आप कह रहे थे काफी देर पहले कि यहाँ का मामला जो है कांटे का है, 50-50 है, तो आपने अपने राय देखी, यहाँ पे साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि यहाँ का माहौल क्या है और किस तरफ जो है ऊंट करवट बैठने वाला है। जी, तो शशिकांत जी हमारे साथ हैं, यहाँ के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं। शशिकांत जी, कई चीज़ें निकल के आई, आपने भी देखा जो छात्रों की राय है, लेकिन एक अहम मुद्दा है,
अब जहाँ जहाँ स्टेट चुनाव होते हैं या हुए हैं, वहाँ पर पहले होता था कि स्टेट की अपनी थे एंटी इनकम्बेंसी हुआ करती थी, उस पर चुनाव होता था, वहाँ के डेवलपमेंट में चुनाव होता था। लेकिन अब कहीं चाहे उत्तराखंड का चुनाव रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा, कहीं न कहीं राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी हैं। उन राष्ट्रीय मुद्दों का भी असर रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हिमाचल के चुनाव में कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो हावी हो रहे हैं और जनता को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे धारा 370 हो या अन्य मुद्दे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मैं हालांकि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, हालांकि मैं इस बारे में सरकारी कर्मचारी होने के कारण स्पष्ट रूप से नहीं कहूँगा, लेकिन जो रिजल्ट आएगा आप ये देख लीजिएगा कि क्लियर कट बहुमत आएगा एक पार्टी को और दूसरी पार्टी उससे काफ़ी पीछे होगी। बड़ी अच्छी बात। तो कोई भी पार्टी हो, मैं ये जिक्र नहीं करना चाहता, आपकी ऑब्जर्वेशंस है, सभी लोगों की ऑब्जर्वेशंस है, तो वो कांटे की टक्कर वाला माहौल आपको जो अभी नजर आ रहा है, आप खुद थोड़े दिन बाद देखेंगे कि वो क्लियर कट मैंडेट यहाँ के लोग देंगे, वो जिस भी पार्टी का। इसलिए अगर हम ये उम्मीद करें कि बहुत ज़्यादा टक्कर है, जिस तरह के सारे न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं, मुझे लगता है उस तरह की टक्कर नहीं है। लेकिन वो किसके पक्ष में जाएगा ये आप जनता से पूछिए और लोगों के बीच में जाके आपको अंदाजा लगेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो परसेप्शन एक सरकार के प्रति होती है, सबसे जरूरी बात ये नहीं है कि आप लोगों के डिमांड्स को पूरा कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ज्यादा जरूरी बात ये है कि जो काम आप कर रहे हो उसमें पारदर्शिता कितनी है, लोगों को विश्वास कितना हो रहा है और आप उसमें कितना खरा उतरते हो। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई रिक्रूटमेंट करते हैं जी, मैं विश्वविद्यालय का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी सरकार हो, हरियाणा की हो, हिमाचल की हो, अगर सरकारें जहाँ रिपीट की हैं, जहाँ भी रिपीट की हैं, वहाँ सबसे बड़ा कारण अगर रहा है तो सरकार की विश्वसनीयता का रहा है। जब सरकार ये तय कर देती है, लोगों में ये विश्वास जगा देती है कि अगर वो 10 आदमियों को भी रोजगार दे रही है, वो मेरिट पे दे रही है, तो 90 आदमी कम से कम उन्हें ये भरोसा रहता है कि जब भी कभी मेरिट पे भर्ती होगी तो कोई ना कोई जो मेहनत करेगा वो आएगा। तो सबसे बड़ी संकट जो है विश्वसनीयता का, जो सरकार के समय नहीं आना चाहिए। तो मैं नहीं, मुझे जब ये इलेक्शन होंगे तो उसके बाद ये तय होगा कि लोगों ने विश्वास किया है सरकार पे या नहीं किया। इस बारे में अभी कहना कोई उचित नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने एफर्ट्स तो किए हैं, हर सरकार करती है और हर सरकार चाहती है कि वो रिपीट हो और वो जनता के प्रति काम भी करना चाहती है, विकास के काम भी करना चाहती है। और जैसा अभी उन्होंने कहा कि 50 साल हो गए विद्यालय को, यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं है। अगर आप कंपेयर करें तो इस कई सरकारों की असफलताएं हैं, विजन है कि आप किसी विश्वविद्यालय को वो शेप नहीं दे पाए। आज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आती हैं, 10 साल के अंदर वो अपने कैंपस को इतना अच्छा कर देती हैं, और जबकि इतना पैसा आपको सरकार से मिलता है, 110 करोड़ रुपए की हेल्प आपको पहले मिलती थी, आज वो बढ़ के 130 करोड़ 140 करोड़ हो गई है। इतनी ज्यादा सरकारी यूनिवर्सिटी को हेल्प मिलती है, तो उसके पीछे क्या कारण है? वो सारे कारणों के पर मुझे लगता है कि जो इलेक्शनों में मुद्दे हावी रहते हैं, क्योंकि बेरोजगारी हर चुनाव का मुद्दा है, महंगाई हर चुनाव का मुद्दा है, तो मुद्दा जो हावी होता है, जो अंततः सरकार को बदल देता है, वो मुद्दा कोई दूसरा है जिसकी तह तक जाने की जरूरत है। और जहां तक आपने बात की कि इस बार आपको यहाँ पे आपको राष्ट्रीय मुद्दों की और स्थानीय मुद्दों की, तो निश्चित तौर पर स्थानीय मुद्दे कभी भी आपके ऊपर हावी रहेंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि राष्ट्रीय मुद्दे बिल्कुल गौण हो जाते हैं, क्योंकि अगर राष्ट्रीय स्तर पर आप कोई बड़ी गलती करते हो या राष्ट्रीय स्तर पर आप कोई बहुत अच्छा काम करते हो, रवि जी एक सवाल मैं भी पूछना चाह रहा था। बीच में किसी के दिमाग में, जनता के दिमाग में ये जरूर रहता है कि जिस पार्टी को हम मत दे रहे हैं उसका छवि क्या है, वो क्या उसके कामकाज है, लोग उसको राष्ट्रीय स्तर पर क्या समझते हैं। तो मैं जैसे डॉक्टर साहब की एक बात मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने कहा कि राष्ट्र गौरव की बात अगर हम करें तो, लेकिन साथ ही अगर आप कोई दूसरी पार्टी के बारे में अगर ये कहा जाए कि वो राष्ट्रीय गौरव तो नहीं, वो राष्ट्रीय शर्म का प्रतीक है, तो आपको राष्ट्रीय गौरव का बहुत ज्यादा फायदा हिमाचल जैसी स्टेट में मिल सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत अभूतपूर्व कोई ऐसी बात नहीं है, तो मुझे लगता है ज्यादातर विषय जो हैं, 5 साल जो सरकार ने आपके काम किया है उसकी परफॉर्मेंस को देख के ही लोग, यहाँ के लोग वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ चौहान साहब भी हैं। सतीकांत जी ने वैसे देखा जाए तो इशारों में सब कुछ कह दिया। उनका कहना है कि सरकार जो भी बनेगी वो स्पष्ट बहुमत की बनेगी। अभी जो 50-50 का गेम चल रहा है या जो देखा जा रहा है, ऐसा है नहीं, ग्राउंड लेवल पे ऐसा है नहीं। और राष्ट्रीय मुद्दों की जहाँ तक बात है, राष्ट्रीय मुद्दे अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो राष्ट्रीय मुद्दों का जरूर उस पार्टी को फायदा मिलता है। चौहान साहब हमारे साथ है। चौहान साहब, एक सवाल है, लगभग 3 लाख नए वोटर बनाए गए हैं, आपको क्या लगता है जो नए वोटर बने हैं वो स्थानीय मुद्दों से प्रभावित होंगे या राष्ट्रीय ऐसे जो काम सरकार ने किए हैं
जो वर्तमान सरकार ने की है, क्या ये वो राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित होकर बूथ तक जाएंगे और उस पार्टी को वोट देंगे? ये आपने बड़ा मुश्किल सा सवाल मेरे लिए रखा है। मैं कोशिश करता हूँ आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने की। अब प्रथम मर्तबा जो आदमी वोट डालने जाएगा उसमें उत्साह तो बहुत होगा, क्योंकि वो पहली बार लोकतंत्र के इस उत्सव में भागीदारी बनेगा। और 18 वर्ष का जो युवा है वो बड़ा नौजवान है, उत्साहित है, उसके सामने सपने हैं, वो ये पूरा भविष्य देख रहा है। तो उसको एकदम से सामने तो यही दिखेगा कि मेरे प्रदेश में मेरे लिए क्या है। क्योंकि मैं फिर अपनी बात को दोबारा से दोहराते हुए एक बात कहूँगा, जितना बड़ा चुनाव उतने बड़े मुद्दे। अगर राष्ट्रीय चुनाव है तो मुद्दे राष्ट्रीय भी होंगे, अंतर्राष्ट्रीय भी होंगे। अगर विधानसभा का चुनाव है तो उसी विधानसभा और उसी प्रदेश के इर्द गिर्द चलने वाले मुद्दों, वहाँ की जो गवर्नेंस, शासन और से जुड़े सारे जो सवाल होते हैं उनके ऊपर लोगों की निगाह और रहेगी, और उसी के वो जवाब भी जानना चाहेंगे, और वहीं से कहीं मत बनने की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। प्रथम मर्तबा जो आज मतदान करेगा वो भी अपने लिए ऐसा ही नेतृत्व चाहेगा जो आने वाले समय में उनके भविष्य को जो है सुरक्षित, सही दिशा में और एक दूरदर्शिता की सोच रखते हुए। नेतृत्व में सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं चाहिए होता है, नेतृत्व में जो है एक स्टेट्समैन भी चाहिए होता है, जो सिर्फ आज के चुनाव का नहीं बल्कि वाली पीढ़ियों का सोचे। क्योंकि जो विकास की बात की जाती है, विकास तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका कोई अंत नहीं है। विकास के पैरामीटर जो है 1947 में जब आज़ाद हुआ देश अलग थे, 1970 आया तो पैरामीटर्स अलग हो गए, 21वीं शताब्दी आ गई तो विकास की वो पैरामीटर जो है वो अलग हो गए हैं। बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है और विकास भी उसके साथ एक निरंतर प्रक्रिया। लेकिन उस बदलाव में हमने अपने नीति निर्माण में कितने लोगों को इंक्लूड किया है, इंक्लूसिव रहा है वो विकास। या जैसे प्रोफेसर शशिकांत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी है अपनी, उन्होंने कहा कि सरकारों की विश्वसनीयता, नेतृत्व की विश्वसनीयता, हम जितनी मर्जी बड़ी बात कह ले, जितने मर्जी बड़े बड़े वायदे कर ले, छोटी सी बात करके उसको अगर पूरा करने का प्रयास करेंगे तो आज मेरे ख्याल से एक बड़ा मैसेज है। मैं बहुत साल पहले किसी प्रिंट मीडिया को कभी कोई इंटरव्यू में बात कर रहा था कि आज के जो वोटर है, खासकर मैं हिमाचल के संदर्भ में तो कहूँगा, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जागरूक भी है। हमारा राजनीतिज्ञ शायद यही सोचता है कि हमारा जो वोटर है वो उन्हीं लुहावने बातों पे आ जाएगा। पॉलिटिशियन मुझे लगता है कि पिछड़ गया है, वोटर आगे निकल गया है इस आईटीसी के रेवोल्यूशन में। तो वोटरों को, लीडर्स को अपने आप को अपडेट करना चाहिए। बड़े पुलिंदे वायदों के लाने के बजाय मिनिमम जो है प्रोमिस करे और उसके ऊपर जो है वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस करने का प्रयास करे। आई डोंट नो मच अबाउट उड़ीसा में लगातार बीजू जनता दल की सरकार कई सालों से रिपीट हो रही है। हमें उस चीज को भी खुद के लिए भी और हमारे छात्रों को भी अध्ययन करना चाहिए, क्या कारण है कि भी उड़ीसा जैसे पिछड़े एक राज्य में लगातार एक जो राज्य की जो सरकार है वो चुनाव जीतती आ रही है। ये हमारे लिए सोचने का विषय है। तो जो नेता, जो पार्टी लोगों की विश्वसनीयता के ऊपर खरा उतरेगा, उनको जो है सपने ना दिखाए कि जी हम सितारे और चांद धरती पे लेके आ जाएं और आपके घर की स्थिति कुछ और है, और जैसे ही फिर सत्ता मिली शायद कुछ वो कर ना पाए। फिर उसका एक अंग्रेजी में शब्द आता है कि रेवोल्यूशन ऑफ राइजिंग एक्सपेक्टेशंस, कि आप लोगों की एस्पिरेशन को तो आपने जगा दिया है, इन उन एक्सपेक्टेशंस के जगाने के बाद आपने उनको दिया कुछ नहीं है, और वो ठगे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा घातक होगा। वो अविश्वसनीयता का बढ़ने का मतलब है कि लोकतंत्र की जड़ें जो है वो कमजोर हो जाएगी। हिमाचल में मतदान जो है लगभग 75% के ऊपर नीचे रहा है, और यहाँ लोग जो है मत में जो है बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। मैं अपनी बात इस बात के ऊपर नोट पे क्लोज करूंगा अपनी स्टेटमेंट को कि 2 मरतबा इतिहास हिमाचल में आज तक के लोकतांत्रिक इतिहास की इसकी जो पृष्ठभूमि रही है। 1982 और 1998 में डॉक्टर शशिकांत की बात को साथ में ऐड करते हुए तब 2 बार जो है कॉन्टैक्ट बड़ा क्लोज रहा है।
अदरवाइज सभी चुनाव में मैंडेट लोगों की तरफ से स्पष्ट रही है। थैंक यू। इस कार्यक्रम में हमारे तमाम छात्र और छात्राओं ने भाग लिया, बुद्धिजीवियों ने भाग लिया और उसमें HP यूनिवर्सिटी के हमारे प्रोफेसर साहब चौहान साहब और शशिकांत जी, NSUI के हमारे साथी, SFI के साथी, ABB के साथियों ने भाग लिया और अपने अपने विचार व्यक्त किए। छात्राओं का यहाँ पर विचार आया कि इस कॉलेज का यानी कि सॉरी इस यूनिवर्सिटी का बड़ा रोल रहने वाला है इस चुनाव में। साथ में शशिकांत जी ने एक बात कही कि जो 50-50 का गेम दिख रहा है वो एक्चुअल 50-50 का नहीं है। इस बार सरकार स्पष्ट बहुमत से आने वाली है, चाहे सरकार कोई भी हो। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। हमारे साथ आए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सहारा प्रणाम। जय भारत।